तड़का हो जाए यहाँ पर। और एक तो ये राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भी है, लेकिन सबसे अच्छी इनकी बात है कि जिस तरह से ये सटायर और सरकाज़म वाला पोएट और कविता सुनाती है, इससे लोग भी जो है कहीं ना कहीं गदगद हो जाते। क्या सुनाएंगे आज? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आदरणीय कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल सकते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहना चाहूँगी कि आज के दौर में जितनी समस्याएं हैं, शायद उन समस्याओं से बहुत ज्यादा जो हिस्सा है ना, वो राजनीतिक जो दौर है वहां पर से उठ के आता है। वो समस्याएं जो हैं, अगर वहां पे समस्याएं थोड़ी खत्म हो जाए ना, तो आम जनजीवन की समस्याएं थोड़ी सी कम हो जाएं। और यहाँ पे सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उन समस्याओं को कम करें। मैं 4 पंक्तियों से कहना चाहती हूँ कि देश में सैनिक शहीद होते हैं, कुछ काम करते हैं, आप उन पे सवालिया निशान लगाते हैं। मैं कहती हूँ सरकार का विरोध करिए, खूब करिए। मुन्ना जी आपके लिए, जहाँ पे सेना कुछ करती है, सूर्य जी के लिए भी है, जहाँ पर सेना कुछ करती है, तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, जितने भी नेता पक्ष यहाँ पे खड़े हुए हैं, सबसे विनती है कि वहाँ पे आप आंख बंद करके उनका समर्थन करिए। क्योंकि जब सेना के लोग आकर के बोलते हैं कि हमने ये काम किया है, तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, वहाँ पे कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि अब लाशों पर गिद्ध मंडराने आए हैं, अब लाशों पर गिद्ध मंडराने आए हैं, सियासतदार झंडे लहराने आए हैं। अब लाशों पर गिद्ध मंडराने आए हैं, सियासतदार झंडे लहराने आए हैं। दुख उनका जानो जिन घरों के दीप बुझे हैं, दुख उनका जानो जिन घरों के दीप बुझे हैं, दोगले फिर काले साए गहराने आए हैं। तो आप उन शहीदों का दुख नहीं समझते। क्या बात है, देखिए क्या बात है। धन्यवाद। उन शहीदों का दुख नहीं समझते, उन परिवारों का दुख नहीं समझते हैं आप। हम सब के लिए तो शहीद सैनिक जो होते हैं वो एक आंकड़ा होते हैं, लेकिन जिनके घर का वो बच्चा गया होता है, बेटा गया होता है, पति गया होता है, भाई गया होता है, उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। और कहती हूँ कि सेना हमारी अपने आप में पूरी है, संपूर्ण है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। बस सेना को बस एक इशारा चाहिए, और इशारे पे हम देख रहे हैं कि वो क्या क्या काम करके आए। हमने 2 बार देखा कि पाकिस्तान में घुस करके वो ठिकाने लगा के आए आतंकियों को। लेकिन कांग्रेस तो मान ही नहीं रही है। मैं वही बात कर रही हूँ, तो आप इधर भी बोल रहे हैं, उधर भी बोल रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? एक अपनी लाइन क्लियर कर दीजिए। मैं कहती हूँ एक एक भारतवासी जिहादियों पर भारी है। सेना तो सेना, हमारी आम जनता भी ऐसी है कि एक एक भारतवासी जिहादियों पर भारी है। सीने में है आग लगी, आंखें खारी खारी हैं, चुन चुन कर अब तुम निपटाए जाओगे। जवानों ने सारी गोलियां अब तुम पर वारी हैं। आपके लिए साफ संदेश था शशि जी की तरफ से कि मतलब आप एक लाइन तो सेट करिए। आप सेना के शौर्य की भी बात करते हैं, आप सवाल भी उन्हीं पे खड़ा करते हैं। आपको नहीं पता है कि सेना जब उसमें जो किसी के पति हैं, भाई हैं, वो जब गोलियां खाते हैं, उस घर का एक चिराग बुझता है, वो दर्द क्या होता है। कांग्रेस पार्टी को सेना का दर्द पता है, और सेना के साथ ही हमेशा से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है जब तक देश में चला है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब सेना की डेथ बॉडी उसके घर तक नहीं पहुंचाने की बात हुई, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुकर्म करने का काम क्यों किया? जब विपक्ष ने आवाज जब उठाई, विपक्ष की आवाज के तले दब करके फिर इन्होंने उनकी डेथ बॉडी भेजने की काम की। दूसरी बात ये कह रहे हैं बार बार 71 की बात। मैं आपको बता दूं कि ये जो कह रहे थे, क्या है कि आप अगर कोर्ट में केस लड़ोगे ना, तो आप वकील बदलोगे, साहब जज बदल देते हैं, छोटा भाई जज बदल देते हैं, और बड़ा भाई तो जज को वहीं पहुंचा देते हैं जहां पहुंचाना हो, चाहे वार्ड के टाइम हो या छत पे हो, ये पता ही नहीं लगता। इसलिए है कि सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। आज झूठ लिखी जा रही है इनके द्वारा। मुझे ये लगता है आप अपने घर में घर के लोगों की बात कम मान करके पड़ोसी की बात ज्यादा मानते होंगे। अगर वो 36 बार कह दे तो आप तैयार हो जाएंगे। देखिए, हबीब जी लगातार ट्रंप साहब की बात कर रहे हैं, उनको उनके देश में कोई सीरियस नहीं लेता। कभी कहते हैं हमने रुकवाया, कभी कहते हैं नहीं रुकवाया। अब वो ग्रीनलैंड कब्जा करने के चक्कर में हो गए, पूरे यूरोप को अपना दुश्मन बना रहे हैं। कभी कहते हैं 100% लगाऊंगा, कभी कहते हैं 500%। करते थे, नमस्ते में नहीं बोला, सुन लीजिए ना। अरे नेशनल बातों का एहसास नहीं है, आज उसके बाद का अहमियत नहीं है। इतने नहीं, कल होकर के आप गलवैया खेलते थे,
झूले झूलते थे और नमस्ते ट्रम्प करते थे। कोरोना काल में 1.25 लाख लोगों को बुलाया गया, 15,000 हमारे जवानों की मौत हो, वहां पे हमारे नागरिकों की मौत हो गई। तब तो आपको उसके ये लगा कि जो है वो ट्रम्प है। आज ट्रम्प के बातों का विश्वास नहीं है, चित भी इसकी पट भी इसकी, जनता को बेवकूफ समझ रखा है कि ट्रम्प के बातों का विश्वास नहीं है। अगर ट्रम्प की बातों का विश्वास है, जवाब दे दीजिए। धन्यवाद। पहली चीज, ट्रंप को पूरे विश्व में आप कोई भी यहाँ सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कभी 500% टैरिफ की बात करते हैं, कभी 100%, कभी 50%, कभी जुबान पे नहीं टिकते हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरा इनसे है, बैरक ओबामा जिस समय भारत पे हमला किया था पाकिस्तान ने 26/11 में, उसके बाद देखिए फिर बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, वही मैं पूछ रहा हूँ, मुझे ये जरा बता दें, बैरक ओबामा ने अपनी आत्मकथा लिखी द प्रॉमिस लैंड, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जब मैं मनमोहन सिंह जी से मिला और उनसे मैंने पूछा कि 26/11 में जब आपके नागरिकों की पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत में घुस के हत्या की, तो क्या कारण रहा कि आपने हमला नहीं किया? किस कारण से आपने हमला नहीं किया? तो सुनिएगा, ये प्रॉमिस लैंड में लिखा है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, ये कोई हवाई वाली बात नहीं है, लिखित है कि बैरक ओबामा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने बोला कि यदि मैं पाकिस्तान पे हमला करने के लिए अपनी सेना को बोल देता तो भारत में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाता, वहां पर पोलराइजेशन हो जाता। ये लोग हमारे नागरिकों की हत्या के बाद उसमें राजनीति ढूंढते हैं। शिवराज पाटिल उस समय गृह मंत्री थे, कितने कपड़े उन्होंने चेंज किए, सबको पता है, इस्तीफा दिया। ये कांग्रेस की असली सोच। ये लोग 71 में हमने पाकिस्तान को पीओके को मिला लेते, पीओके को मिला लेते, मतलब ये सवाल नहीं, इनसे भी आपसे भी 71 का आप जिक्र कर रहे हैं ना, पीओके मिला लेते, पीए को मिला लेते। 12 साल से सरकार है, इससे आपने पूछा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पे तो सवाल आप उठा ही रहे ना। 71 पे मैं बात कर रही हूँ, मैं तो 71 पे। हाँ, पूछिए 1971 में थार पारकर जो गुजरात का हिस्सा है, हमारा एक जिला है, वो पाकिस्तान से हमने कब्जा कर लिया था। जरा इनसे पूछिए, क्या इनके फूफा बैठे थे पाकिस्तान में या जमाई जो उस जिले को इन्होंने वापस कर दी? जरा पूछिए, थार पारकर बताइए, थार पारकर क्यों वापस किया आपने? इनको नहीं पता, झूठ, इनके नस्ल में विचारधारा इनके कपड़े उतर गए तो बावला रहे हैं मुन्ना अभी। चलिए इसका जवाब आप दे दीजिए। 71 में अगर 4 टुकड़े कर सकते थे तो पीओके भी तो मिला सकते थे। जो सवाल अभी खड़ा कर रहे हैं वही उस समय भी हो सकता था। देखिए, पहले समझना पड़ेगा कि 71 का युद्ध था किसका? 71 का युद्ध भारत पाकिस्तान का था ही नहीं, वो थर्ड पार्टी युद्ध था, बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने के लिए था। वो हमारा युद्ध नहीं था। हमारा पर्पस ये था कि जो बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, हमारे पड़ोसी देश में जुल्म हो रहा है, कल को उसकी आग हमारे देश में भी आएगी। उस देश को आग को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी ने स्टेप लिया, बांग्लादेश आजाद करवाया। तो पहली बात तो आज की जो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, उन दोनों को मिक्स करना ही संभव नहीं है, क्योंकि ये अपना युद्ध था, वो दूसरा युद्ध था। नहीं तो क्रेडिट लेते हैं ना मुन्ना हबीब जी, कांग्रेस क्रेडिट लेती है ना, तो फिर नहीं। और दूसरी बात, जब आप वहां पर 4 टुकड़े करना और बांग्लादेश अलग करने की बात करते हैं तो आप पीओके मिलाने की भी बात कर लीजिए ना। पीओके तो हमारा था, ये तो कई बार कहा जा चुका है। देखिए, पीओ के युद्ध है भारत पाकिस्तान का। और किसी युद्ध के क्या इसमें हम कूद गए थे? भारत कूद गया दूसरे के युद्ध में। कौन सी युद्ध में? नहीं, 71 वाला युद्ध, 71 वाला युद्ध में भारत जो बांग्लादेश से जो लगातार शरणार्थी इंडिया में आ रहे थे, जो युद्ध हो रहा था, जुल्म हो रहा था, उस जुल्म को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ शांति होनी चाहिए। भारत का हमेशा तो पीओके में भी तो यही होता है, बलूचिस्तान में भी यही होता है, जुर्म होता है, तो क्या वहाँ पर चले जाएंगे, अपनी सेना भेज देंगे हम? जब वो दौर आएगा तो वहाँ भी जाएंगे। वो दौर आएगा, कब आएगा दौर? जैसा कांग्रेस जाएगी तो वो दौर आएगा। पीओके तो कई बार कह चुका है कि भाई हमें अलग करवा लीजिए, हम अलग होना चाहते हैं, हम भारत में मिलना चाहते हैं। ये अभी 10 साल से हो रहा, 10 साल से 10 साल पहले बात नहीं थी, अब 10 साल बाद। 10 साल पहले पीओके हमारे लिए नहीं था इम्पोर्टेंट। जो वहाँ पे आवाज उठ रही है, आवाज अब उठनी शुरू हुई 10 साल से। नहीं, पहले भी उठी है, कई बार उठी है। पीओके को हमेशा ये पीओके से आवाज उठी है कि हमें मिला लीजिए। ये सिर्फ मोस्टली आई है 10 से 12 साल के बीच में। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, आलोक वसी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत तालियों के साथ हो जाए। चले आलोक जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जनता के बीच में, आज गणतंत्र दिवस है, बहुत ही देश जो है धूमधाम के साथ दिवस को मना रहा है, लेकिन इस बीच में सेना के शौर्य पर सवाल उठ जाता है। बार बार कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठता है, क्या सही है? कांग्रेस ने जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब है, इन्होंने कहा कि देश नेहरू का है और मोदी का है। ये बिल्कुल गलत है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। बिल्कुल ये ना एक तरफा ले जाते हैं। ये बीजेपी वाले देश का टुकड़ा और बेरोजगारी की बात नहीं करते। रोजगार की बात करनी चाहिए इन लोगों को, ये रोजगार की बात नहीं करते। ये ऐसे हो गए हैं निडर कि जैसे जिसका मियाँ दरोगा
उसे मियाँ उसके से डर क्या। इन लोगों का ये चीज हो चुकी है कि इन्हें डर ही नहीं है किसी चीज का। अच्छा, ये सेना के शौर्य पे जो सवाल उठाते हैं उस पे भी जो राशिद अल्वी ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें सिर्फ छिटपुट इमारतें ही जो है वो गिरी हैं। नहीं, उसमें मालूम नहीं। नहीं तो क्या ये सही है? अगर इस तरह का बयान आता है तो सही है? नहीं, उसमें मेरे नहीं को पता, मुझे- इसमें आप कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? जी शकील अकली साहब। तो ये सेना के जो शौर्य पे बार बार सवाल उठता है, नींबू मिर्ची राफेल पे बांधी जाती है। राहुल गांधी दूसरे देश में बैठ करके कहते हैं कि आप बताइए कितने हमारे राफेल गिरे, ब्रह्मोस गिरे हैं, सेना कितने मरे, पूरी जानकारी दीजिए, वो भी दूसरे विदेशी मंच से। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हाँ। ये तो लोग अपने धोरे से जो भी कर रहा है अपने धोरे से कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। देखो जो भी करता है अपने हिसाब से करता है, जो भी करता है जो सरकार करती है मतलब जो भी सरकार करती है वो अपने हिसाब से करती है। काम करती है। देखो जो भी सरकार बदलेगी वो अपने हिसाब से काम करेगी। सबका सरकार का अपना अपना सबका सरकार का अपना अपना तरीका है सबका। हाँ, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम सर, हाँ। पीस पार्टी जिला अध्यक्ष गाजियाबाद। हाँ, सेना के ऊपर जो सवाल उठाते हैं मैं उनका बिल्कुल खंडन करता हूँ। जी मुनाबिब जी। हमारे हाँ, देश की जो सेना है हाँ, वो एक हमें जो है ना बॉर्डर पर हमेशा रात दिन मेहनत करती है और हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। 100-125 करोड़ देश की आवाम को इंसाफ दिलाने का काम करती है। मुखालिफ देश की आंखों में आंखें डालकर बात करती है और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है। इसलिए सरकार को, किसी भी सरकार को, ये अपनी अपनी सरकारें जो चला रहे हैं लोग, ये देश की सेना पर राजनीति ना करी जाए, स्वास्थ्य पर राजनीति करी जाए, शिक्षा पर राजनीति करी जाए, बेरोजगारी पर नहीं राजनीति तो करी जाए। मुनाबिब जी आप हाँ तो कर रहे हैं, हाँ तालियां भी बजा रही है, सवाल आप ही से है, राजनीति क्यों की जा रही है? अपने देश की बात करूंगा और एक लाइन में अपनी बात को खत्म करूंगा। फुटपाथ पे पड़ा था बूढ़ा था एक बेचारा, सदियों से था वो भूखा, परलोक को सिधारा, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। क्या सारे बात! जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। क्या बात जय है। हिंद, जय भारत। जी आप लोग कुछ सुनाना चाहेंगे? बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह का जो बयान आता है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे? देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि सेना पे बात उठाना बहुत गलत है। हम लोग भी मुनाबिब जी आपके लिए। 4th लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आज के डेट में पाकिस्तान हो या अमेरिका, वो सोचता है कि हिंदुस्तान पे भाई हम उंगली नहीं कर सकते। नहीं तो आज भी वो वेनेजुएला में जो ट्रंप ने किया था, और ट्रंप ने, आपने देखा यूएस ने इराक, इसके बाद और कंट्रीज लीबिया में भी उनकी बात नहीं मानने पर उनकी राष्ट्रपति को उठा लिया। लेकिन हमारे देश को ऑयल के कारण उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन कुछ कर नहीं सके। आज वो बांग्लादेश पे प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि उनको वो आइलैंड चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन अगर कांग्रेस हमारी सेना के ऊपर बात उठा रही है, और ये भी याद दिला दूं मैं आप लोगों को कि 1962 में जो चाइना इंडिया वार हुआ था उसमें कांग्रेस के प्रधानमंत्री तब थे नेहरू जी, उन्होंने कहा था माय हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उनको ये लग गया था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बाहर हो जाएगा क्योंकि चाइनीज बोमदिला जो अरुणाचल प्रदेश में है 62 हाँ। वहां पर तक घुस गए थे। लेकिन हमारी आर्मी ने किसी की नहीं सुन के, आपने कहा फ्री हैंड, तब उन्होंने किसी का नहीं सुना और वहां पे पूरा हवाई एयर अटैक करके सारे चाइनीज वहां से निकल गए। तो वी आर हियर, हम लोग यहाँ आराम से हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अवर इंडियन आर्मी। तो बिग शाउट टू इंडियन आर्मी, भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल, बहुत सही। ये आपसे सवाल पूछा गया है कि सेना के ऊपर में बार बार सवाल क्यों खड़े करना। 62 का भी जिक्र हो गया है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट जा रहा था, तब सेना के ही जवानों ने पहल की थी। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि 62 में जब नॉर्थ ईस्ट जा रहा था तो युद्ध का कारण ही तो यही था कि चीन हमारे जमीन पे कब्जा न करे। लेकिन 40,000 हेक्टेयर जमीन जो चीन ने भी कब्जा किया है, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उनको कब रोकने का काम करेंगे। बार बार वहाँ से, चाहे लद्दाख हो, चाहे वो असम का सीमा हो और अरुणाचल का सीमा हो, हाँ। वहाँ के जो सांसद है वो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते हैं, जहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी प्रधानमंत्री जी का आवास है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कानों पे जूई तक नहीं रेंगता। सवाल ये है कि आप कब जागोगे। आज 77वां गणतंत्र दिवस है। शुरुआत में मैं यही कहूँगा, शहीदों का सपना
तब पूरा हुआ जब भारत स्वतंत्र हुआ। आओ आज मिलकर करें उन वीरों को सलाम जिसके कारण भारत गणतंत्र हुआ। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं मुद्दे राजनीति पे। इन्होंने कहा कि 40,000 किलोमीटर चाइना ने हमारा कब्जा कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 किलोमीटर भी नहीं कब्जा हुआ है। गलवान में हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने अपने आर्मी को विड्रॉ किया वहां से। और ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये उस समय कांग्रेसियों का राज नहीं है, जब 62 में आपके घर में घुस गया था चाइना। आज पाकिस्तान 2 दिन का मसला, 2 दिन में हमने उनके सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए। लोग चाहते थे ये लड़ाई आगे जाए, इसका कारण भी जानिए। आप आम जनता को जानना चाहिए। बीजेपी हेडक्वार्टर में आई लव यू हो रहा था। चीन के लोग नो, आप बीच में नहीं बोल सकते। आप जितनी देर बोले थे मैंने सुना है आपको। यहाँ की जनता को जानना चाहिए। सारे बड़े बड़े देश चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध लंबा खींचे। कारण कि आज की डेट में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप कहीं से भी पता कर लीजिए, भारत विश्व में सबसे तेजी से दौड़ता हुआ इकोनॉमी है। सबको पीछे पछाड़ दिया है हमने। 7.6 का ग्रोथ है हमारा, और लोगों का 2, 2.5, 3 इसके ऊपर दम तोड़ रहा है। अगर हम लड़ाई में चले जाते लंबा, तो यहाँ महंगाई भी बढ़ जाती, यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ जाती, और हमारी जो दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसको भी रुकावट लग जाता। तो नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्मता से, गहन से अध्ययन करके 2 दिन में उनके सारे वो ठिकाने ध्वस्त कर दिए हमारी सेना ने, और हम वापस आके अपनी इकोनॉमी को फिर से आगे बढ़ा, फिर से बेहतर करने के। मैं ठीक है, आप जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ हाजिर नाज़रीन जी आपके पास। अभी से मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक राष्ट्रीय चैनल पे हैं और आज गणतंत्र दिवस का जो शुभ दिन है, कृपया करके यहाँ खड़े होकर झूठ मत बोलिए। जरा मैं इनसे पूछता हूँ, इन्होंने अभी 40,000 हेक्टेयर किलोमीटर जमीन बोला ना, 40,000 हेक्टेयर जमीन। जरा इनसे पूछिए, पेचिंग जो कि चीन की राजधानी है, पेचिंग से दिल्ली की दूरी कितनी है? मात्र 3800 किलोमीटर है। अब बताइए 40,000 हेक्टेयर किलोमीटर जो है वो कितना बन गया? मतलब ये कांग्रेस से कुछ भी बोलते हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी जी सस्ता नशा करते हैं, सारे कांग्रेस से सस्ता नशा करके घूमने लग गए। इसका जवाब आप दे दीजिए फिर मैं। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ कि सच बोलो, और घर के अंदर झूठ की मंडी भरी है, दरवाजे पे लिखा सच बोलो। ये झूठे लोग हमें सच बोलने की नसीहत देंगे, जो देश के साथ 12 साल से लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे, वो हमें बताएंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे आप सच बोलो। बीजेपी क्वार्टर में ठीक 8 दिन पहले एक दूसरे को आई लव यू क्यों बोला जा रहा था, और सिर्फ 2 दिन के बाद चीन ने कहा कि लद्दाख का कुछ हिस्सा हमारा है। फिर बताए बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या हो रहा था, बताए बीजेपी। आज गणतंत्र दिवस है, मैं ज्यादा रगड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसियों के लिए, जिंदगी के आलम तुम ही गवाह रहना, काटी है उम्र इन्होंने पहलू बदल बदल के, चाहे तो कश्ती किनारे लगा दें, पर राहुल गांधी के नेतृत्व में डुबोने का मजा ले रहे हैं। क्या बात, आप कुछ सुना दीजिए। मुझे तो लग रहा है आज शेरो शायरी ज्यादा हो रही है। शेरो शायरी तो क्या सुना है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अभी जो मुद्दा चल रहा है ना, मुद्दे में मतलब यह है कहने का अभी भी हमारा कि कांग्रेस सरकार या कोई भी सरकार सेना को राजनीति में लाने का काम सिर्फ मोदी जी ने किया है, बीजेपी ने किया है। आज से 8 साल पहले कोई भी राजनीतिकरण सेना का होता नहीं था, आप बहस में लाते नहीं थे कभी भी। गांधी ने पूछा था नरेंद्र मोदी से कि सबूत दीजिए, वो सबूत मांग रहे थे, तो सबूत दिया। रक्षा मंत्री को उसमें सेना बीच में क्यों लेकर आए? रक्षा मंत्री सबूत मांगा है ना। नहीं, लेकिन 62 से लेकर के, सुनिए जी, 62 से लेके 71 से लेके उसके पहले जितने भी युद्ध हुए, उनमें कोई भी डिटेल जो है वो जनता के सामने रखा नहीं गया। किसी से भी कोई खुल्लम खुली चीजें जो है दूसरे विपक्षी दल ने मांगा नहीं, और ना उनको दिया भी गया, और ये होता भी नहीं है। ये डेकोरम है, ये रूल्स है, ये नॉर्म्स है। तो फिर जब आपने नहीं किया तो आप यहाँ, आप एज ए डिफेंस मिनिस्टर
आज डिफेंस में सिंपल बोलते हैं ये प्रोटोकॉल नहीं है, हमको जानकारी देने की काबिलियत नहीं है, ना हम और ना हमारी नहीं, काबिलियत की बात नहीं है, काबिलियत की बात नहीं है, दिया ही नहीं जाता है। बोलते हैं कि प्रोटोकॉल नहीं है, 62 में भी नहीं दिया गया, 71 में भी नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, तो आप बोलते हैं प्रोटोकॉल नहीं, हम नहीं देंगे जवाब, क्लियर बोलते। आप ये बताइए कि सेना के बीच में क्यों लेकर जवाब देने के लिए आप क्लियर बोलते जवाब नहीं देंगे। अरे भाई साहब, राजनेताओं की बात छोड़िए, टेलीविजन पर वहाँ के आतंकवादी कह रहे हैं कि हम तो बच गए, अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो जिस तरीके से भारतीय सेना यहाँ घुसी थी नेस्त नाबूद कर देती सबको। मसूद अजहर ने कहा, मसूद अजहर ने इस बात का जिक्र किया। देखिए एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ कांग्रेस के लिए। मुन्ना हबीब जी इशाद करिएगा। नहीं मैं पहले मैं इशाद करवा दूं, इशाद करिए, इशाद कर दीजिए एक बार। मैं कह रहा हूँ नहीं, इरशाद तब इरशाद कर दीजिए एक बार। फोन को ऑफ करे, उसके बाद शेर कह दो, शेरो शायरी में चलिए चलिए। उनकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले और दिल की मुट्ठी को करेदा तो कुछ नए फसाने निकले। और जो शहर में कर रहा था सांप के कांटे का इलाज, जब उसके तहखाने को टटोले तो सांपों के खजाने निकले। यही वो लोग हैं जो आतंकवाद को देश में पालते हैं। आज ये कह रहे हैं सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। जब भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है, तब ये कहते हैं चिड़िया मारी गई थी, कौवे मारे गए थे। आज भारतीय सेना ने घुस के ब्रह्मोस ठोक दिया, रफेल ने उड़ा दिया न जाने कितने पाकिस्तानी बंकरों को। तो ये कह रहे हैं कि कुछ जो है सिर्फ इमारतें गिरी है। एक बात और, 60 साल तक भारत ने सिंधु नदी को जो है पाकिस्तान की तरफ मोड़ के रखा, उनको लगातार पानी पिलाया। ये पहली सेना है, ये पहली सरकार है जिसने की सिंधु का जल रोका। क्या इससे पहले ये नहीं कर सकते थे? ये पाकिस्तान को पालने वाले लोग हैं। जी इसका जवाब दीजिए हसीना सिंह जारी। देश की इन्होंने शेर के साथ शुरुआत की। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। और याद रखना, अगर ऐसी जहनीत रही तो न इस देश में अबुल कलाम होगा, न इस देश में अशफाकुल्लाह खान होगा, न इस देश में कोई वैज्ञानिक होंगे। कांग्रेस पार्टी ने लहू से देश को सींचा है। आज उन पे सवाल खड़े कर रहे, अभी तक इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि आखिर युद्ध विराम हुआ क्यों, जब सेना हमारी सक्षम नहीं, जब हमारी सेना युद्ध विराम क्यों हुआ? इन्होंने कलाम साहब का नाम लिया ना, मैं सवाल का जवाब नहीं दिया। कलाम साहब का नाम लिया ना इन्होंने। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कलाम साहब की आज ये माला जप रहे हैं, जरा इनसे पूछिए जब कलाम साहब को एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था तो आपने काहे उनका विरोध किया था, काहे उनको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति नहीं बने? जवाब दे दीजिए इसका। सवाल है, मैं तो पहले ही कहा कि झूठ बोलने वाले लोग हैं। अच्छा नहीं किया था, नहीं, जिनकी विचारधारा झूठ पे हो। सवाल ये किया था या नहीं किया था? कभी भी किसी भी राष्ट्रपति का विरोध नहीं किया। एक प्रोटोकॉल होता है, वो बोल रहे हैं जब उनको पुरस्कार अवार्ड दिया जा रहा था तो उसका इनको पूछिए डाटा कहाँ है। ये झूठ पे झूठ, इनको पूछिए डाटा कहाँ है, या गूगल पे दिखाए कांग्रेस ने कहा विरोध किया। झूठ यहाँ भी। अरे देश के जनता को तो बेवकूफ बना ही रहे हो, दर्शकों को तो बेवकूफ बना रहे हो। क्या कलाम साहब निर्विरोध राष्ट्रपति चुनेगा? इन्होंने उम्मीदवार क्या मतलब होता है? विपक्ष का भी एक कैंडिडेट होगा, निर्विरोध का क्या मतलब होता है? ना जी के लिए सवाल, कांग्रेस के लिए सवाल है। भाई मैं तो उनके लिए कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं तो उनके लिए कहना चाहता हूँ जो मेरे देश की आर्मी पे जो सवाल निशान उठा रहे हैं। हाँ भाई, पीस पार्टी को तो बड़ा फक्र है। कौन उठा रहा है, कौन उठा रहा है? ये तो जनता तय करेगी। आप बताइए ना। हाँ देखिए, मैं तो ये पीस पार्टी के प्रवक्ता जनता के बीच में, आप बताइए ना कौन उठा रहा है? हाँ देखिए, बार बार एक बात आती है कि देखिए यहाँ पर सेना पे सवाल उठाया, जिन्होंने सवाल उठाया, जिन्होंने में किसने उठाया? चार तो पार्टियां हैं गिन चुन करके देश में, चार तो पार्टियां हैं देश में गिन चुन करके, किसने उठाया ये तो बताइए। हाँ, कौन उठा रहा है सवाल? भाई अगर मैंने नाम ले दिया कि उसने उठाया तो ईडी तुरंत पहुंच जाएगी उसके पास। तो भाई ईडी को नहीं पहुंचवाने, कुछ गलत कर रखा है क्या? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैंने कहा नहीं तो कांग्रेस क्या ईडी भेजेगी? सत्ता में नहीं है सर, नहीं भेज पाएगी। नहीं, मैंने इस बात को नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर मैंने नाम ले दिया तो जिसका नाम लिया उसके पास ईडी पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं भाई, देश के अंदर सबको एक साथ रहने का अधिकार है। सेना पर सवाल, ईडी पर सवाल, सीबीआई पे सवाल, सब पे सवाल उठ रहे हैं आजकल। किसी पे भरोसा नहीं रहा है अपोजिशन को। देखिए, मैं दोनों ही पार्टियों को बराबर सुन रही हूँ, दोनों क्यों तीनों पार्टियों को बराबर सुन रही हूँ। देखिए, एक बहुत महीन सी लकीर है जहाँ पर आप इधर या उधर हो जाते हैं और आपका जो बयान
बयान है वो कहीं ना कहीं देश के विरोध में चला जाता है। जब आपके ये बयान कहीं बाहर देश में जाते हैं तो आप सरकार का विरोध करते करते कहीं वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं, और वो लाइन जो है वो कहीं ना कहीं देश के विरोध में बिल्कुल जाती है। आप आगे बोलिएगा थोड़ा सा। मुन्ना हबीब जी माफी चाहूंगी, बार बार राहुल गांधी आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए नहीं, बार बार राहुल गांधी विदेशों में जाके वही बयान देते हैं। और सुनिए आ रही हो आप लोग के पास आ रही हो। हाँ, जब बात चाइना की होती है, गलवान की बात होती है कि गलवान में कब्जा कर लिया या सेना के ऊपर आ गए, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो बयान होते हैं ना वो सेना का भी अपमान है, और सेना का भी जो मानसिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने वाली बात है कि सेना के रहते वहाँ पे कितने जवानों ने अपनी शहादत दी है। गलवान में जब अटैक हो रहा था हमने सबने देखा कि वहाँ पे कितनी शहादत दी है। तो ये कहना कि चाइना आ गया, कब्जा कर लिया, और हमारी सेना क्या सो रही थी वहाँ पे? हमारी सेना सो नहीं रही थी। और रही बात, मैं जब ट्रम्प की बात कर रही थी, अभी दोनों ने कहा कि हाजिर हसीम जी आपके लिए ट्रम्प की बात। हाँ, ट्रम्प की गलपैयां हो रही थी। मैं कह रही हूँ कि भारत की जो भारत का जो एक तरीका है बात करने का, या पड़ोसी देशों से या संसार में विश्व में देशों से संपर्क बना के रखने का, तो कहीं ना कहीं हम पहले कोशिश करते हैं कि रिश्ते सुधरे। हाँ। लेकिन अगर अगला अड़ियल ही है तो वो कैसे मानेगा? अड़ियल रवैया अपनाते हैं। और रही बात, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि आज भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया कि अमेरिका जैसी महाशक्ति बार बार भारत को अपने केंद्र में लेकर के बात करती है। बिल्कुल, रशिया के भारत तो बहुत छोटा सा है, बहुत गरीब है, बेरोजगार है, कुछ नहीं है, मरा गुजरा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ऐसे ट्रम्प को भारत के ऊपर से क्या ऐसी दिक्कत है भाई? क्यों बार बार? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। हाँ, किरण जी देखिए, अभी हमारी अपनी बहन ने जो बात कही, हम ट्रम्प के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, जब पहलगांव की घटना के बाद हम ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले रहे थे, पाकिस्तान के आतंकी जो संगठन है उनके ठिकानों पर बमबारी कर रहे थे। इकलौता भारत अपने मजबूती के साथ लड़ रहा था, लेकिन जो देश हम लोगों का फायदा उठा रहे थे उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। क्या वजह थी उन देशों की कि उन देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया? तुर्की का जिक्र कर रहे हैं। मैं तो तुर्की का क्या, अमेरिका का भी जिक्र कर रहा हूँ, चीन का भी जिक्र कर रहा हूँ। बहुत सारे यही बात है ना, सवाल उस वक्त में हाजिर आजिम जी, सवाल उस वक्त में यही तो उठाना, सवाल तो यही उठाना कि देखे उनके मुश्किल वक्त में भारत ने साथ दिया, लेकिन धर्म उनके लिए इतना महान हो गया कि दोस्ती तक को भूल गए। तुर्की तो इसी में काउंट होता है। किरण जी देखिए, मैंने अमेरिका की भी बात करी, मैंने चीन की भी बात करी, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा था, और तुर्की भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि किसी देश ने हमें रोका भी नहीं। हाँ देखिए भी, तो उसको भी तो लीजिए ना सकारात्मक तौर पर। भी मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। इसीलिए हमने 140 करोड़ की आबादी और सभी पार्टियों ने मुल्क के वजीर आजम के साथ खड़ी हो गई थी कि पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दो। हम चाहते थे कि जो हमारे 26 भारतीय जिनकी हत्या करी उन आतंकियों ने, हमारे दिलों में आग लगी हुई थी। हम चाहते थे बदला हो, हम चाहते थे कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाए जो हमारी हमने औकात नहीं दिखाई। अच्छा बताइए ना, हमने औकात दिखाई या नहीं दिखाई? हमारा आतंक के खिलाफ लड़ाई है भाई, देश के खिलाफ थोड़ी ना है। जल्दी से मैं आ रही हूँ, सुनिए जी आपके पास। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की, हमारी बात थोड़ी पूरी होनी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैं इनको कहता हूं कि वो राहुल नहीं आंधी है, वो देश का दूसरा गांधी है। अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना ही होता तो 2004 और 2009 में कांग्रेस की सरकार थी और किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोक ले। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनना था। मैं कह रहा हूँ, देश की जनता जिस तरीके से आज परेशान है, देश के युवा परेशान है, देश के व्यापारी परेशान है, और देश की जो समस्या है उसके लिए मैं हमेशा से खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। कांग्रेस वाले बराबर आजकल हम लोगों का कॉपी करते हैं। जब हम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, अरे भाई एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नस फट जाएगा, अस्पताल चले जाइएगा, शांत हो जाइए। आपके डॉक्टर अयूब याद है, जोर जोर से बोलने से नहीं होगा, झूठ सच नहीं हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, जब हम कॉलेज के विद्यार्थी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो हम लोग उस समय नारा लगाते थे, अटल नहीं ये आंधी है, नए युग का गांधी है।